वॉइस आ रही सर की? Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Yes, sir. Okay. क्लास स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। इसमें 3 प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे। पहली है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, दूसरी है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम और तीसरी है रीडर्स राइटर प्रॉब्लम। ये तीनों प्रॉब्लम सेक्शन बी में पूछी जाती हैं और एक क्वेश्चन 12 नंबर का आता है। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो कभी ये 6 नंबर में एक क्वेश्चन मिल सकता है, कभी 8 नंबर में मिल सकता है, कभी 12 नंबर में मिल सकता है। अगर सिंगल क्वेश्चन आएगा तो 12 नंबर में पूछा जाएगा, अगर किसी के साथ में आएगा तो या तो 8 नंबर में पूछा जाएगा या तो 6 नंबर में पूछा जाएगा। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों के तीनों। ठीक है, बहुत ईजी है, बस ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, अगर कहीं डाउट लगे तो पूछ लेना। ठीक है, स्टार्ट करें। Yes, sir. Okay. The topic is the producer-consumer problem in operating system. देखो, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर का मीन्स जो प्रोड्यूस कर रहा वैल्यू हो, कंज्यूमर का मीन्स जो वैल्यू प्रोड्यूस हुई है उसको कंज्यूम करना। ठीक, मगर प्रोड्यूसर ने जो वैल्यू प्रोड्यूस की है उस वैल्यू को कंज्यूमर लेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ बफर। बफर क्या होता है? मेमोरी होती है जिसमें वैल्यू स्टोर की जाती है। आपको याद होगा जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहां पे बताया था ब्लॉक बना के कि हार्ड डिस्क है, ये फ्रेम बफर है, इसके अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं, उन ब्लॉक्स में मेमोरी है, उसके अंदर वैल्यू को हम सेव कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर जो वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर उसी वैल्यू को कंज्यूम करेगा बट विद द हेल्प ऑफ बफर। ठीक, अब देखते हैं है क्या ये। The producer-consumer problem is a classic problem. This is used for multi-processing synchronization. For example, synchronization between more than one process. यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक क्लासिकल प्रॉब्लम है जिसका यूज मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया जाता है। दैट मीन्स एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए किया जाता है। यानी क्या लिखा हुआ? फॉर एग्जाम्पल है सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मोर देन वन प्रोसेस, यानी एक से ज्यादा प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करवाने के लिए हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का यूज करते हैं। इन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देयर इज वन प्रोड्यूसर दैट इज प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड देयर इज वन कंज्यूमर दैट इज कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में एक प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस करता है कुछ कंटेंट को और एक ही कस्टमर होता है जो कंज्यूम करता है उस प्रोडक्ट को जिसको प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है।
द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर शेयर द सेम मेमोरी बफर दैट इज ऑफ फिक्स्ड साइज, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में सेम मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू को शेयर कर रहे हैं या मेमोरी बफर वैल्यू को शेयर कर रहे हैं उसका साइज फिक्स्ड होगा। ठीक। द जॉब ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू जनरेट द डेटा, यानी प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, डेटा को जनरेट करने का, पुट इनटू द बफर और बफर में डालने का, एंड अगेन स्टार्ट जनरेटिंग डेटा, यानी बार बार डेटा को जनरेट करते रहना और बफर में इंस्टॉल करते रहना। While the job of the consumer is to consume the data from the buffer, कब तक, जब तक कंज्यूमर डेटा को कंज्यूम ना कर ले बफर से, यानी प्रोड्यूसर तब वैल्यू को प्रोड्यूस करता रहेगा, डेटा को जनरेट करता रहेगा और बफर में इंस्टॉल करता रहेगा तब तक जब तक कोई कंज्यूमर उस वैल्यू को कंज्यूम ना कर ले। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम आती क्या है, ये प्रॉब्लम है क्या, तो आपको दिख रहा होगा हेडिंग लिखी हुई, व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम है क्या। पहला पॉइंट देखिए, द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस डेटा ओनली व्हेन द बफर इज नॉट फुल, यानी प्रोड्यूसर डेटा तभी प्रोड्यूस करेगा जब तक बफर हमारा फुल नहीं हो जाता। इफ द बफर इज फुल, अगर बफर फुल हो गया, देन द प्रोड्यूसर शुड नॉट बी अलाउड टू पुट एनी डेटा इनटू द बफर, तो प्रोड्यूसर किसी भी तरीके का कोई भी डेटा बफर में अलाउ नहीं करेगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द कंज्यूमर शुड कंज्यूम डेटा ओनली व्हेन द बफर इज नॉट एम्प्टी, कंज्यूमर तब तक डेटा को कंज्यूम करेगा जब तक बफर खाली नहीं हो जाता। इफ द बफर इज एम्प्टी, जैसे ही बफर खाली हो जाएगा, देन कंज्यूमर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक एनी डेटा फ्रॉम द बफर, उस टाइम पे कंज्यूमर किसी भी तरीके से डेटा को अलाउ नहीं करेगा कंज्यूम करने के लिए बफर से। थर्ड पॉइंट, द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर शुड नॉट एक्सेस द बफर एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पे ना तो प्रोड्यूसर वैल्यू को प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही कंज्यूमर वैल्यू को कंज्यूम कर सकता है। ठीक। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसके सोल्यूशन को तीन तरीके से सॉल्व किया गया है। पहला आता है सीमाफोर एस, एस मीन्स शेयर करना। दूसरा आता है सीमाफोर ई, ई मीन्स जो बफर है वो एम्प्टी है। और तीसरा आता है सीमाफोर एफ, एफ का मीन्स फिल करना, यानी जो बफर एम्प्टी है उसको फिल करना। चलिए पहला देखते हैं, सीमाफोर एस। दिस सीमाफोर वेरिएबल इज यूज्ड टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन प्रोसेस, यानी ये जो सीमाफोर है इसका काम क्या होता है, म्यूचुअली वर्क करना दो प्रोसेस के बीच में। बाय यूजिंग दिस वेरिएबल आइदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर विल बी अलाउड टू यूज और एक्सेस द शेयर बफर एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी इस वेरिएबल की हेल्प से या तो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर अलाउ करेगा एक दूसरे को और एक्सेस करेगा शेयर बफर की हेल्प से डेटा को वर्क करने के लिए सेम टाइम पे, या तो प्रोड्यूसर सेम टाइम पे डेटा को प्रोड्यूस करेगा या तो कंज्यूमर सेम टाइम पे डेटा को कंज्यूम करेगा। दिस वेरिएबल इज सेट टू 1 इनिशियली, इस वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट 1 इनिशियली डिफाइन किया जाता है। सेकेंड हेडिंग आती है सीमाफोर ई। दिस सीमाफोर वेरिएबल इज यूज्ड टू डिफाइन द एम्प्टी स्पेस इन द बफर, ये जो सीमाफोर वेरिएबल होता है ये डिफाइन क्या करता है, एम्प्टी स्पेस पर्टिकुलर बफर का। एम्प्टी स्पेस का मीन्स क्या होता है, अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई ड्राइव खाली पड़ी हुई है तो बताएगा कि इतना स्पेस खाली पड़ा हुआ है। इनिशियली इट इज सेट टू द होल स्पेस ऑफ द बफर, फॉर एग्जाम्पल n, बिकॉज द बफर इज इनिशियली एम्प्टी, यानी ये पूरे बफर के स्पेस को बताएगा कि कितना स्पेस खाली पड़ा। फॉर एग्जाम्पल n एक इनफाइनाइट नंबर है जो डिफाइन कर रहा है कि अभी तक वहां पे कोई वैल्यू इंस्टॉल नहीं की है। और लास्ट में आता है सीमाफोर एफ, एफ का मीन्स क्या पता है, डेटा को फिल करना। दिस सीमाफोर वेरिएबल इज यूज्ड टू डिफाइन द स्पेस दैट इज फिल्ड बाय द प्रोड्यूसर, यानी ये सीमाफोर वेरिएबल ये बताता है कि जो स्पेस बफर में खाली पड़ा हुआ है प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेगा यानी फिल करेगा। इनिशियली इट इज सेट टू 0, इनिशियली वैल्यू इसकी हम लोग 0 डिफाइन करते हैं क्योंकि देयर इज नो स्पेस फिल बाय द प्रोड्यूसर इनिशियली, क्योंकि जब तक प्रोड्यूसर उसमें कोई वैल्यू फिल नहीं करेगा तब तक उसकी इनिशियली वैल्यू 0 रहेगी। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है,
by using the above three semaphore variable and by using the wait function and signal function, we can solve our problems. The wait functions decreases the semaphore variable by 1 and signal functions increases the semaphore variable by 1. So let's see how. यानी इन तीनों सीमाफोर की हेल्प से, दैट इज सीमाफोर एस, सीमाफोर ई और सीमाफोर एफ, और साथ ही साथ वेट फंक्शन और सिग्नल फंक्शन की हेल्प से अगर कोई प्रोड्यूसर कंज्यूमर में प्रॉब्लम आती है तो उसको हम दूर करेंगे. कैसे? वेट फंक्शन पे हम लोग हमेशा -1 लेके चलेंगे और सिग्नल फंक्शन में हमेशा हम लोग +1 लेके चलेंगे. ठीक. अब यहाँ पे आपके सामने प्रोड्यूसर के लिए स्यूडो कोड लिखा हुआ है. द फॉलोइंग इज द स्यूडो कोड फॉर द प्रोड्यूसर. या प्रोड्यूसर जब कोड को प्रोड्यूस करेगा या प्रोड्यूसर किसी वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा तो किस तरीके से करेगा, कुछ स्यूडो कोड लिखे हुए हैं और उस स्यूडो कोड को समराइज किया गया है. चलिए देखते हैं. void producer function, while t produce function, wait e, wait s, append signal s, signal f. ठीक. क्या क्या लिया गया है? void producer function का इस्तेमाल किया गया है. while t मीन्स ट्रू वैल्यू इनिशियलाइज की गई है. ओके. प्रोड्यूस किया करेंगे. वेट फंक्शन 2 बार चलेगा, एक सीमाफोर ई के लिए और एक सीमाफोर एस के लिए. जब चल जाएगा तो अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे. उसके बाद सिग्नल फंक्शन चलाएंगे, एक बार सीमाफोर एस के लिए और एक बार सीमाफोर एफ के लिए. अब इसको समराइज करके बताया गया कि इनका वर्क क्या है, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है. देखिए पहला, while function is used to produce data again and again if it wishes to produce again and again. while function का काम क्या है? प्रोड्यूस करना डेटा को बार बार अगर रिक्वायरमेंट आ रही है. और प्रोड्यूस फंक्शन का काम क्या है? डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है, मगर किसकी वजह से? प्रोड्यूसर की वजह से. यानी प्रोड्यूसर की वजह से प्रोड्यूस फंक्शन काम कर रहा है और उसी के लिए while फंक्शन बार बार डेटा को जनरेट करता जा रहा है. वेट फंक्शन e means empty. Wait function e will reduce the value of the semaphore variable e by 1. यानी वेट फंक्शन e रिड्यूस करेगा सीमाफोर वेरिएबल e की वैल्यू by 1. फॉर एग्जाम्पल, when the producer produces something, then there is a decrease in the value of the empty space in the buffer. यानी जब कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा कोई कंटेंट, तब उस केस में -1 कर दी जाएगी बफर की वैल्यू. इफ द बफर इज फुल, अगर बफर फुल होता है, द वैल्यू ऑफ द सीमाफोर वेरिएबल ई इज 0, तो उसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 इनिशियलाइज कर देंगे. देन द प्रोग्राम विल स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन एंड नो प्रोडक्शन विल बी डन. यानी जैसे ही हमारी सीमाफोर ई की वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी, उस केस में कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा और प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा. आई रिपीट, वेट फंक्शन ई का काम क्या है? वो सीमाफोर वेरिएबल ई की वैल्यू में -1 करेगा, क्योंकि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा कोई कंटेंट को, तो जैसे ही प्रोड्यूसर ने कोई कंटेंट प्रोड्यूस किया तो वेट फंक्शन ई -1 हो जाएगा. ऐसे करते करते जब तक वो प्रोडक्शन होता रहेगा तब तक -1 होता रहेगा, और जैसे ही वेट फंक्शन ई की वैल्यू 0 आ जाएगी, वैसे ही प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा और प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा. ठीक. अब आता है वेट फंक्शन एस. वेट फंक्शन एस इज यूज्ड टू सेट द सीमाफोर वेरिएबल 0 so that no other process can enter into the critical section. यानी वेट फंक्शन एस क्या करेगा? सीमाफोर वेरिएबल एस की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर देगा, जिससे कोई भी नया वैल्यू क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर सके. अगर वेट फंक्शन एस की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्रिटिकल सेक्शन में नई वैल्यू एंटर कर जाएगी. जब आप उसकी वैल्यू 0 रख दोगे तो कोई भी नया वैल्यू एंटर नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. जैसे ही आपने वेट फंक्शन चला लिए, फिर क्या करेंगे? अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे. अपेंड फंक्शन इज यूज्ड टू अपेंड द न्यूली प्रोड्यूस्ड डेटा इन द बफर. अपेंड फंक्शन क्या करेगा? जो नई वैल्यू आपने प्रोड्यूस की है उसको अपेंड कहाँ करेगा? बफर में, यानी उसको बफर में डाल देगा. ठीक. बफर में डालने के बाद सिग्नल फंक्शन का यूज करेंगे, यानी सिग्नल एस. एस मीन सीमाफोर एस की बात कर रहा है, यानी शेयर की बात कर रहा है.
सिग्नल फंक्शन s is used to set the semaphore variable s to 1, यानी सिग्नल फंक्शन s क्या सेट करेगा, सीमाफोर वेरिएबल s की वैल्यू को 1 सेट करेगा, so that other process can come into the critical section now because the production is done and the append operation is also done। यानी जब आपने फंक्शन पे s की वैल्यू 0 करी थी, क्यों की थी, जिससे कोई नया वैल्यू क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर सके, ठीक, क्योंकि आपको अपेंड करना था, क्योंकि जो आपने वैल्यू निकाली है या प्रोड्यूस करी है उसको बफर में डालनी थी। जैसे ही आपने प्रोड्यूसर की सारी वैल्यू को बफर में डाल दिया, तुरंत आपने सिग्नल s की मदद से सीमाफोर वेरिएबल s को 1 इनिशियलाइज कर दिया, जिससे सारे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकें और जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद सिग्नल f आता है। सिग्नल फंक्शन f का काम क्या होता है, इंक्रीज करता है सीमाफोर वेरिएबल f को बाय 1, क्योंकि आफ्टर एडिंग द डेटा इनटू द बफर, जैसे ही आपने डेटा को बफर में ऐड कर दिया है, वन स्पेस इज फिल्ड इन द बफर एंड द वेरिएबल f मस्ट बी अपडेटेड। यानी जैसे ही आपने एक एक करके बफर में वैल्यू एंटर करते जा रहे हो, सीमाफोर सिग्नल f क्या कर रहा है, +1 करता जा रहा है और अब बफर में जितने वैल्यू वेरिएबल हैं उनको बढ़ाता जा रहा है कि ये वैल्यू भरती जा रही हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू में डेटा एंटर किया, उसको +1 किया, यानी जो जो बढ़ता जा रहा है उसको +1 करता जा रहा है। ठीक, तो ये था प्रोड्यूसर के द्वारा वैल्यू प्रोड्यूस करने का तरीका। अब देखेंगे कंज्यूमर कैसे वैल्यू को कंज्यूम करता है। ठीक, तो उसका सीरियल कोड क्या लिखा हुआ है, void consumer function while true wait f wait s, यहाँ पे टेक फंक्शन लेंगे, देन सिग्नल s सिग्नल e और यूज फंक्शन लेंगे। अब इन सबका यूज क्या है, क्यों किया जा रहा है, मतलब जब आपने प्रोड्यूसर फंक्शन की हेल्प से डेटा को प्रोड्यूस किया तो आप कंज्यूमर की हेल्प से डेटा को कंज्यूम करेंगे। तो इसका समराइज फॉर्म क्या है, देखिएगा, while function is used to consume data again and again if it wishes to consume again and again। प्रोड्यूस फंक्शन में while का काम क्या था, डेटा को बार बार प्रोड्यूस करना। यहाँ पे while का काम क्या है, बार बार डेटा को कंज्यूम करना। ठीक, वेट f क्या कर रहा है, वेट f is used to decrease the semaphore variable f by 1, यानी वेट्स फंक्शन का काम क्या है, डिक्रीज कर रहा है सीमाफोर वेरिएबल f की वैल्यू को बाय 1, क्योंकि इफ सम डेटा इज कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, अगर कुछ डेटा कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किया गया है, देन वेरिएबल f मस्ट बी डिक्रीज बाय 1, यानी कंज्यूमर जैसे ही बफर से कुछ डेटा लेगा तुरंत सीमाफोर वेरिएबल f -1 कर देगा। ठीक, वेट s का काम क्या है, वेट s इज यूज्ड टू सेट द सीमाफोर वेरिएबल s टू 0, यानी वेट s क्या करेगा, सारे सीमाफोर s की वैल्यू को 0 सेट कर देगा, जिससे कोई अदर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर सके, क्योंकि हमने वैल्यू को भी बफर में डालना है, बफर में डाल दिया। आप क्या करेंगे, टेक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। टेक फंक्शन इज यूज्ड टू टेक द डेटा फ्रॉम द बफर बाय द कंज्यूमर। जैसे ही टेक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सारे कंज्यूमर या वो कंज्यूमर सारे प्रोड्यूसर की प्रोड्यूस की गई वैल्यू को बफर से 1 बाय 1 करके टेक कर सके या पिक कर सके। उसके बाद सिग्नल s क्या करेगा, सिग्नल s इज यूज्ड टू सेट द सीमाफोर वेरिएबल s टू 1, यानी सिग्नल फंक्शन s सीमाफोर वेरिएबल s की वैल्यू को 1 सेट करेगा, जिससे सारे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन से निकाला जाए और उसको कंज्यूम किया जाए और उस ऑपरेशन को डन किया जाए। यानी जो वैल्यू सिग्नल s में पड़ी हुई थी 0 के नाम से, उसको 1 करके हमने कंज्यूम कर लिया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिग्नल e आएगा। सिग्नल e का काम क्या होगा, सिग्नल e इज यूज्ड टू इंक्रीज द सीमाफोर वेरिएबल e बाय 1। सिग्नल e क्या करेगा, सीमाफोर वेरिएबल e की वैल्यू को +1 कर देगा, क्योंकि आफ्टर टेकिंग द डेटा फ्रॉम द बफर, यानी जैसे ही आपने बफर से डेटा को ले लिया है, वन स्पेस इज फ्री फ्रॉम द बफर एंड द वेरिएबल e मस्ट बी इंक्रीजेस, यानी जैसे ही आप बफर से एक एक डेटा को कंज्यूम करना शुरू करोगे, सिग्नल e +1 करता जाएगा और उसकी वैल्यू को अपडेट करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, देन यूज फंक्शन इज यूज्ड टू यूज द डेटा टेकन फ्रॉम द बफर बाय द प्रोसेस टू डू सम ऑपरेशन, यानी यूज फंक्शन का काम क्या है, जब कंज्यूमर
बफर में जाके वैल्यू को कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद उस वैल्यू को कहाँ यूज करना है उसको यूज करेगा। तो इसलिए हमने यूज फंक्शन लगाया, जिससे प्रॉपर वे में कंज्यूमर बफर में जाके वैल्यू को पिक करे और जहां उसका इस्तेमाल करना वहां पे प्रॉपर वे में इसका इस्तेमाल कर सके। ये पूरा टॉपिक समझ में आया? सेक्शन ई, सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेटा बोलो, सो नहीं, बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है डाइनिंग फिलोसफी प्रॉब्लम। ठीक, पहले तो इसका मतलब समझा दें, उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम का काम ये होता है कि 5 लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, उनके सामने या तो एक राइस बाउल रखा है, यानी चावल, एक कटोरे में चावल रखा हुआ है, या एक मैगी बाउल रखा हुआ है, यानी एक बाउल में मैगी रखी हुई है। आप पेपर में मैगी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, राइस लिखना है राइस लिख दो, मैगी लिखना है मैगी लिख दो। ठीक, करना क्या होता है इसमें, 5 लोग चॉपस्टिक की हेल्प से अगर राइस को खा रहे हैं या मैगी को खा रहे हैं, तो राइस या मैगी को पिक करने के लिए एक बार में दोनों चॉपस्टिक को पिक करना होगा और खाना होगा। ठीक, अगर वो राइस खा रहे हैं तो उस टाइम कोई भी चीज सोच नहीं सकते दिमाग में। ठीक, और अगर वो सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में तो राइस को या मैगी को वो खा नहीं सकते। ठीक, कंडीशन ये लगी हुई है कि सोचने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम होता है इसमें, क्योंकि कोई भी इंसान को बोला जाए सोचने के लिए या आपको सोचना किसी चीज के बारे में, जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, अभी आपको एक दूसरा टॉपिक पढ़ाया था मैंने, तो मेरे दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हो मगर आपके दिमाग में भी कुछ बातें चल रही हैं। मगर आपसे बोला जाए कि आपको इतना आइटम खाना है या 56 भोग खाना है, तो आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपकी एक लिमिट है। बट सोचने की कोई लिमिट नहीं होती है, सुबह सोच रहे हो, दोपहर में भी सोचे जा रहे हो, नींद में भी सोचे जा रहे हो, दिमाग चलता जा रहा है तुम्हारा। बट खाने की एक लिमिट होती है कि नहीं, मेरा पेट की लिमिट इतनी है, मैं इतना ही अमाउंट ऑफ मटेरियल एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं ओवरलोडेड हो जाऊंगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में, अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो उस टाइम खा नहीं सकते, अगर आप खाओ उसके बाद सोचोगे। दैट मीन्स 5 लोग हैं, 5 लोग ने अगर एक बार में मैगी का 1 स्पून लिया, खाने के बाद चम्मच को उसी जगह रख दिया, फिर सोचना शुरू कर दिया। जब फिर आपको भूख लगी, फिर आपने 1 टेबल स्पून लिया, खाया, फिर उसको अपनी जगह रख दिया, फिर सोचना शुरू कर दिया। दैट मीन्स एक बार में एक ही काम होगा, क्योंकि जब खाने का टाइम होगा तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है आपके पास। जैसे आपको बोला जाता है ना कि ब्रेकफास्ट का ये टाइमिंग है तो इतने टाइम में ब्रेकफास्ट कर लो, लंच का ये टाइमिंग है, टी ब्रेक इतने टाइम पे होगा, डिनर इतने टाइम पे होगा, तो हर चीज का टाइम फिक्स होता है। खाने के मामले में वही चीज यहाँ पे ली गई है कि खाने के लिए आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया, बट सोचने के लिए इनफिनाइट टाइम है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात का मतलब समझ में आया सभी को? ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज अनदर क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम which is used to evaluate situation where there is a need of allocating multiple resources to multiple process। यानी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम एक दूसरी क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है जिसका यूज उस सिचुएशन में करते हैं जहां पे एलोकेट किया जाता है मल्टीपल रिसोर्सेज को मल्टीपल प्रोसेस में एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक, अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? तो आपके सामने लिखा हुआ है, कंसीडर देयर आर 5 philosophers sitting around a circular dining table. The dining table has 5 chopsticks and a bowl of rice in the middle as shown in the below figure। तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें बीच में छोटा सा काला रंग का सर्कल है, जिसमें ग्रे रंग से कुछ
पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर क्या पेंट टाइप का है, दैट इज अ बाउल ऑफ राइस, ठीक है, वो चावल का कटोरा है और उसके पांचों तरफ 5 लोग बैठे हुए हैं, P1, P2, P3, P4 और P5, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखते हैं, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या हो रही है। एट एनी इंस्टेंस, यानी किसी भी इंस्टेंस पे आ फिलोसफर इज आइदर ईटिंग और थिंकिंग, या तो फिलोसफर खा सकता है या तो सोच सकता है। व्हेन अ फिलोसफर वांट्स टू ईट, ही यूजेस 2 चॉपस्टिक, वन फ्रॉम देयर लेफ्ट एंड वन फ्रॉम देयर राइट, यानी जब फिलोसफर खाना चाहता है तो उसे 2 चॉपस्टिक की नीड होगी, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, तभी तो उठाओगे कोई चीज। व्हेन अ फिलोसफर वांट्स टू थिंक, यानी जब फिलोसफर कुछ सोचना चाहता है, किसी चीज के बारे में दिमाग लगाना चाहता है, ही कीप्स डाउन बोथ चॉपस्टिक एट देयर ओरिजिनल प्लेस, तो उसको उन दोनों चॉपस्टिक को सेम पोजीशन पे रखना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? सभी को? सेक्शन ई, आवाज नहीं आ रही मुझे, ओके। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर करूंगा। जैसे आपसे बोला जाता है कि आपको सी में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 20 लोग की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो आप एरे का इस्तेमाल करते हो। अगर 20 लोग की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो 0 से 19 लोगे या 1 से 20 लोगे, ठीक, तभी तो प्रिंट कराओगे। यानी आई की वैल्यू इनिशियलाइज 0 कर दी, +1 अप टू 19, या आई की वैल्यू +1 इनिशियलाइज करी और +1 करते करते आप तो 20 जाओगे, ठीक। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे 5 फिलोसफर हैं तो आई की वैल्यू 5 लेंगे, ठीक, 5 लेंगे। यानी पहला फिलोसफर क्या करेगा, स्टिक को लेगा, 1 टेबल स्पून लेगा, स्टिक को रखेगा, +1 हो जाएगी वैल्यू, फिर वो सोचना शुरू कर देगा। जैसे ही 1 का 2 हुआ, दूसरा फिलोसफर क्या करेगा, स्टिक उठाएगा, 1 टेबल स्पून खाएगा, स्टिक को रखेगा, चॉप रखेगा, तुरंत उसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, यानी वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, अप टू 5 तक चलेगा। ये बात समझ में आई सभी को? ओके, अब देखिए सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। इट इज क्लियर दैट अ फिलोसोफर कैन थिंक फॉर एन इनडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोई भी फिलोसोफर इनडिफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम तक सोच सकता है। बट व्हेन अ फिलोसोफर स्टार्ट ईट्स, ही हैज टू स्टॉप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी लेकिन अगर कोई फिलोसोफर ईटिंग शुरू कर देता है ना, खाना शुरू कर देता है, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम पे उसको स्टॉप करना होगा, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। द फिलोसोफर इज इन एन एंडलेस साइकिल ऑफ थिंकिंग एंड ईटिंग, तो फिलोसोफर की एक एंडलेस साइकिल है थिंकिंग की और ईटिंग की। क्यों है? क्योंकि टोटल 5 फिलोसोफर हैं, तो जैसे ही 5 फिलोसोफर कंप्लीट हो जाएंगे वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अगर 10 होते तो 10 की साइकिल कंप्लीट होती, तो वहां पे उसकी थिंकिंग और रीडिंग दोनों स्टॉप हो जाती, ठीक। अब 5 फिलोसोफर हैं तो उसके लिए हमने एक एरे लिया है, एन एरे ऑफ 5 सीमाफोर स्टिक 5 लिया है, क्योंकि 5 फिलोसोफर हैं। फॉर ईच ऑफ द 5 चॉपस्टिक, सभी के पास 5 चॉपस्टिक हैं। द कोड फॉर ईच फिलोसोफर लुक लाइक, तो यहाँ पे कोडिंग की गई है, कोडिंग को देखिएगा सभी लोग। वाइल ट्रू, सबसे पहले वाइल हमने ट्रू ले लिया। ब्रेसेस ओपन करेंगे, वेट स्टिक की वैल्यू आई है, आई क्या करेगा, एक वेरिएबल है जो लूप चलाएगा 0 से लेके 4 तक या 1 से लेके 5 तक, ठीक। कमेंट क्या लिखा हुआ है, मोड इज यूज्ड बिकॉज इफ आई इक्वल्स टू 5, नेक्स्ट चॉपस्टिक इज 1, डाइनिंग टेबल इज सर्कुलर, ठीक। यानी मोड यूज किया गया आई की वैल्यू 5 तक और नेक्स्ट करेगा +1, कब तक, जब तक हमारा सर्कुलर डाइनिंग टेबल कंप्लीट नहीं होती। कमेंट कंप्लीट होता है, ठीक। सपोज आई वेट स्टिक आई की वैल्यू अपने 0 ली, तो 0 क्या करेगा, दोनों चॉपस्टिक लेगा, 1 टेबल स्पून राइस लिया, दोनों चॉपस्टिक रखा, जैसे रखेगा तो वेट क्या चलेगा, स्टिक आई +1 मोड 5, यानी 0 + 1 मोड 5, तो वो 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा, 1 पे कन्वर्ट हुआ, ठीक। देन ईटिंग पे आएगा,
दूसरी वैल्यू, सिग्नल पास क्या करेगा, स्टिक आई पास करने के बाद सिग्नल स्टिक आई प्लस 1 मोड 5 चलेगा। जैसे ही उसने पहला टेबल स्पून खा लिया है वो तुरंत सोचना शुरू कर देगा। यही प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हमें टोटल पांचों फिलोसफर की वैल्यू कंप्लीट नहीं हो जाती। ये बात समझ में आई सभी को, ये कोड समझ में आया सभी को? सर कोड बता दीजिए एक बार फिर से। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो वेट का काम क्या होता है, जब कोई रिक्वेस्ट आ रही है साइमल्टेनियसली तो उसको वेटिंग स्टेट में रख दिया, और सिग्नल का काम क्या हो रहा है कि 1 बाय 1 करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो वेट स्टिक आई क्या कर रहा है, वेट स्टिक आई एक वेरिएबल है जिसके पास एक रिक्वेस्ट आएगी और कब तक चलेगी, अप टू 5 तक चलेगी और +1 करती जाएगी क्योंकि नेक्स्ट वाली वैल्यू आती जाए, क्योंकि हमारे पास डाइनिंग टेबल है सर्कुलर मोड में। ठीक है, गोल टेबल है। अब पहली रिक्वेस्ट क्या आई, वेट स्टिक आई +1 मोड, पहली वैल्यू +1 इंक्रीमेंट करेगी यानी 0 + 1 यानी 1 आ गई। ठीक, 1 जैसे आएगी तो सिग्नल क्या पास हुआ, ईट क्यों करेगा, सिग्नल स्टिक आई की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि आपने 0 + 1 किया था तो आई की वैल्यू सिग्नल में 1 आ गई। तो 1 का काम क्या है, उसको ईट करेगा। ईट करने के बाद सिग्नल दूसरा क्या पास होगा, आई +1 यानी जो 1 आई थी सिग्नल की वैल्यू 1 + 1 यानी 2, तो वो सेकंड वाले को स्विच कर देगा। जैसे सेकंड वाले को स्विच करेगा तो पहला वाला सोचना शुरू कर देगा। ठीक, फिर दूसरा वाला सिग्नल पास करेगा, सिग्नल स्टिक आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो ईट करेगा। फिर सिग्नल स्टिक आई की वैल्यू 2 + 1 mod 5 3 हो जाएगी, तो दूसरा वाला सोचना शुरू कर देगा। यानी ये प्रोसेस कब तक चलेगा, 5 तक। पांचों लोग पहली बार नूडल्स को एक बार मिलाएंगे, चॉपस्टिक को अपनी जगह रखेंगे, सोचना शुरू करेंगे। दूसरा वाला क्या करेगा, फिर सिग्नल पास हो दूसरे वाले को, वो चॉपस्टिक उठाएगा, नूडल्स को खाएगा, अपनी जगह रखेगा, सोचना शुरू कर देगा। तीसरा वाला क्या करेगा, उसको सिग्नल हुआ, नूडल्स को खाएगा, स्टिक को अपनी जगह रखेगा, सोचना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आई सभी को? बेटा डाउट है तो बोलो, ये मुंह बंद करके ना बैठो। ये क्लियर हुआ सभी को? यस सेक्शन ई, ये सर आ गया। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ, व्हेन अ फिलोसोफर वांट्स टू ईट द राइस he will wait for the chopstick at his left and pick up the chopstick। यानी जब फिलोसोफर चाहता है राइस को खाना तो ही विल वेट करेगा चॉपस्टिक को, यानी जैसे ही पहली वाली चॉपस्टिक छूटे, हम पहला वाला चॉपस्टिक को छोड़े तो हम दूसरे वाले से चॉपस्टिक को पिक करके उसको खाएं। देन ही वेट्स फॉर द राइट चॉपस्टिक टू बी अवेलेबल एंड देन पिक इट्स टू। यानी क्या लिखा हुआ है, जब फिलोसोफर राइस को खाना चाहता है तो ही विल वेट फॉर द चॉपस्टिक एट हिज लेफ्ट, यानी जैसे चॉपस्टिक छूटती ही पहले वाले हाथ से वो क्या करेगा, चॉपस्टिक उठाएगा और उसके राइट साइड में जो चॉपस्टिक पड़ी हुई है उसको लेके उसको खाना शुरू कर देगा। ईट आफ्टर ईटिंग ही पुट्स बोथ द चॉपस्टिक डाउन, खाने के बाद वो दोनों चॉपस्टिक को नीचे रख देगा। ठीक, बट इफ ऑल 5 फिलोसोफर आर हंग्री साइमल्टेनियसली, अगर पांचों फिलोसोफर लगातार भूखे हैं, एंड ईच ऑफ देम पिक अप 1 चॉपस्टिक, और सबने एक एक चॉपस्टिक उठाई हुई है, देन अ डेडलॉक सिचुएशन अकर, तो उस केस में डेडलॉक आ जाएगा, क्योंकि सिंगल चॉपस्टिक से तो कोई खा ही नहीं सकता और एक बार में सभी भूखे हैं। बिकॉज दे विल बी वेटिंग फॉर अनदर चॉपस्टिक फॉर एवर, क्योंकि वो पांचों लोग इंतजार करेंगे कि हमें दूसरी चॉपस्टिक मिले तभी तो खाएंगे। द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस आर, तो इस सॉल्यूशन को दूर करने के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज अ फिलोसोफर मस्ट बी अलाउड टू पिक अप द चॉपस्टिक ओनली इफ द लेफ्ट एंड राइट चॉपस्टिक आर अवेलेबल, यानी फिलोसोफर को अलाउ होगा पिक करने के लिए चॉपस्टिक जब दोनों लेफ्ट और चॉपस्टिक अवेलेबल होगी तभी पिक कर सकता है। दूसरा, अलाउ ओनली 4 फिलोसोफर टू सिट एट द टेबल, सिर्फ 4 लोग ही होंगे टेबल में बैठने के लिए
दैट वे इफ ऑल द 4 फिलोसफर पिक अप 4 चॉपस्टिक, अगर चारों ने चारों चॉपस्टिक को पिक कर लिया है, देयर विल बी 1 चॉपस्टिक लेफ्ट ऑन द टेबल, तो उस जगह सिर्फ एक चॉपस्टिक बची होगी उस टेबल पे. सो 1 फिलोसफर कैन स्टार्ट ईटिंग एंड इवेंचुअली 2 चॉपस्टिक विल बी अवेलेबल. उस केस में सिर्फ एक ही फिलोसफर के पास चांस होगा कि दोनों चॉपस्टिक की मदद से नूडल्स को खा सके या राइस को खा सके. इन दिस वे डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड. इस केस में डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकता है. मेरे कहने का मतलब है कि टेबल पे सिर्फ 4 लोग बैठेंगे, चॉपस्टिक 5 रखी होगी, चारों फिलोसफर के पास एक एक चॉपस्टिक होगा, तो वो करेंगे वो अपनी वाली चॉपस्टिक और बगल वाले की चॉपस्टिक को लेकर आएंगे, फिर वो चॉपस्टिक रखेंगे, फिर दूसरा वाला उसी चॉपस्टिक को लेगा और अपनी चॉपस्टिक को लेगा, वो पिक कर लेगा और खाना शुरू करेगा. इस केस में डेडलॉक नहीं होगा अगर हम इस नियम के अनुसार चलेंगे. ये बात समझ में आई? यस सर. ऐसा कोई है जिसको डाउट हो, बिल्कुल ना समझ में आया हो? क्योंकि बार बार ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे नहीं और ये सेक्शन डी में पूछे जाते हैं दोनों. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है रीडर्स राइटर प्रॉब्लम. एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने, रीडर्स राइटर प्रॉब्लम. रीडर्स राइटर प्रॉब्लम is another example of a classic synchronization problem. There are many variants of this problem, one of which is examined below. यानी ये तीसरा क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम का नाम दिया गया है जिसका नाम है रीडर्स राइटर प्रॉब्लम, और इसमें कई सारे इसके वेरिएंट्स हैं, बट हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम कहाँ आती, चलिए प्रॉब्लम देखते हैं. सबसे पहले देयर इज अ शेयर रिसोर्सेज which should be accessed by multiple process. There are 2 types of process in this context. They are readers and writers. Any number of readers can read from the shared resource simultaneously, but only one writer can write to the shared resources. When a writer is writing data to the resources, no other process can access the resource. A writer cannot write to the resource if there is non-zero number of readers accessing the resource at that time. यानी यहाँ पे शेयर रिसोर्सेज की हेल्प से मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है. 2 तरीके के प्रोसेस इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे. द फर्स्ट वन इज रीडर, सेकेंड वन इज राइटर. अगर नंबर ऑफ रीडर्स रीड कर रहे हैं शेयर रिसोर्सेज को सेम टाइम पे, तो एक राइटर कंटेंट को राइट कर सकता है शेयर रिसोर्सेज पे, और जब राइटर राइट कर रहा है डेटा को रिसोर्सेज की हेल्प से, कोई अदर प्रोसेस उस रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक, राइटर कैन नॉट राइट टू द रिसोर्स. राइटर सिर्फ एक ही कंडीशन पे कंटेंट को राइट नहीं कर सकता, जब वो नॉन जीरो नंबर होगा, अन्यथा वो अपना काम कर सकता है. या अगर यहाँ पे नॉन जीरो अवेलेबल होगा रिसोर्सेज में, तो वहां पे डेटा राइट नहीं किया जाएगा अनलेस वो राइट किया जा सकता है. अब सोल्यूशन क्या है? फ्रॉम द अबव प्रॉब्लम स्टेटमेंट इट इज एविडेंट दैट रीडर्स हैव हायर प्रायोरिटी देन राइटर्स. इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो रीडर्स की प्रायोरिटी राइटर के कंपैरिजन में ज्यादा हाई है. इफ द राइटर वांट्स टू राइट द रिसोर्सेज, अगर राइटर चाहता है रिसोर्सेज को लिखना, इट मस्ट वेट अंटिल there are no readers currently accessing that resources. तो राइटर्स को तब तक वेट करना होगा जब तक कोई भी रीडर रिसोर्सेज में कुछ काम ना कर रहा हो. Here we use one mutex m and a semaphore w. An integer variable read underscore count is used to maintain the number of readers currently accessing the resources. The variable read underscore count is initialized to 0. A value of 1 is given initially to m and w. यानी यहाँ पे हम म्यूटेक्स m और सीमाफोर w की हेल्प से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, और रीड अंडरस्कोर काउंट की वजह से जो नंबर ऑफ काउंट बढ़ते जाएंगे, यानी कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज रीडर यूज कर रहा है, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज राइटर यूज कर रहा है, उसको हम लोग काउंट करते जाएंगे. ठीक, instead of having the process to acquire lock on the resources, we use the mutex m's to make the process to acquire and release lock whenever it is updating the read count available. यानी
शेयर रिसोर्सेज में अगर प्रोसेस को लॉक कर दिया जाता है तो म्यूटेक्स एम की हेल्प से हम उसको अनलॉक करेंगे या उसको लॉक रिलीज करेंगे और कंटेंट को रीड अंडरस्कोर काउंट की वजह से अपडेट करते रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपके सामने राइटर की बिहाफ पे कोड लिखा हुआ, द कोड फॉर द राइटर प्रोसेस लुक लाइक दिस। राइटर की बिहाफ पे कोड लिखा हुआ है, while true wait function w परफॉर्म द राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन चलाएंगे, सिग्नल पास करेंगे w के लिए, देन एंड द कोड फॉर द रीडर प्रोसेस लुक लाइक। अब रीडर के लिए क्या करेंगे, while true एक्वायर लॉक लगा देंगे, तो वेट m की हेल्प से क्या करेंगे, रीड करेंगे अंडरस्कोर काउंट प्लस प्लस। इफ रीड अंडरस्कोर काउंट की वैल्यू 1 है तो वेट रिलीज को लॉक को रिलीज करेंगे, अनलॉक करेंगे, सिग्नल एम पास किया जाएगा, परफॉर्म द रीडिंग ऑपरेशन। रीडिंग ऑपरेशन को रीड करेंगे, यानी जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है उसको रीड किया जाएगा। एक्वायर लॉक फिर से लगा देंगे, वेट एम की हेल्प से रीड अंडरस्कोर काउंट माइनस कर देंगे। इफ रीड अंडरस्कोर काउंट की वैल्यू 0 है तो सिग्नल पास किया जाएगा, उसको लॉक किया जाएगा, जिससे हम लोग सिग्नल एम पास कर देंगे। ठीक, अब ये पूरा कोड क्या लिखा हुआ है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, यानी जितना कोड आपने पढ़ा है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या लिखा हुआ है। एज सीन अबव इन द कोड फॉर द राइटर जस्ट वेट ऑन द w semaphore until it gets to change to write to the resources। यानी राइटर कोड की बिहाफ पे हम बात करें तो राइटर क्या कर रहा है, w semaphore की हेल्प से कंटेंट को राइट करेगा रिसोर्सेज में। आफ्टर परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन, जैसे ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, इट इंक्रीजेस w सो दैट नेक्स्ट राइटर कैन एक्सेस द रिसोर्सेज। तुरंत राइटर को +1 कर दिया जाएगा, यानी उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे नेक्स्ट राइटर अपने रिसोर्सेज की हेल्प से उसको राइट कर सके। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ की या दूसरे बिहाफ पे बात करें, इन द कोड ऑफ रीडर की बिहाफ पे बात करेंगे, द लॉक इज एक्वायर व्हेनेवर द रीड काउंट इज अपडेट बाय द प्रोसेस। रीडर की बिहाफ पे बात करेंगे तो लॉक एक्वायर होगा जब काउंट की जाएगी वैल्यू को, यानी जब प्रोसेस को काउंट किया जाएगा। व्हेन अ रीडर वांट्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज, जब रीडर को एक्सेस करना होगा रिसोर्सेज को, फर्स्ट इट इंक्रीमेंट, सबसे पहले वो इंक्रीमेंट करेगा रीड अंडरस्कोर काउंट की वैल्यू को, देन एक्सेस करेगा उन रिसोर्सेज को और डिक्रीमेंट कर देगा उस रीड काउंट की वैल्यू को। जैसे ही उसने रिसोर्सेज को एक्सेप्ट कर लिया तुरंत उसको -1 कर देगा। द semaphore w is used by the first reader which enters the critical section and last reader which exits the critical section। semaphore w का काम क्या है, वो पहला रीडर जो एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में और लास्ट रीडर जो एग्जिट करेगा क्रिटिकल सेक्शन में, उसका रिकॉर्ड रखना, यानी प्लस करना और -1 करना। The reason for this is when the first reader enter the critical section। रीजन क्या है, जैसे ही पहला रीडर क्रिटिकल सेक्शन पे एंटर करेगा, the writer is blocked from the resources। राइटर क्या कर देगा, तुरंत ब्लॉक कर देगा उस रिसोर्सेज को। Only new reader can access the resources now। जैसे ही पहला रीडर रिसोर्स के अंदर गया, राइटर ने उसको लॉक कर दिया, क्योंकि सिर्फ नया रीडर ही उसको एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिमिलरली व्हेन द लास्ट रीडर एग्जिट द क्रिटिकल सेक्शन, जैसे ही लास्ट रीडर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, इट सिग्नल द राइटर, राइटर को सिग्नल पास किए जाएंगे यूजिंग द w semaphore के बिहाफ पे, बिकॉज क्योंकि देयर आर 0 रीडर्स नाउ, क्योंकि जैसे सारे रीडर्स सिग्नल के थ्रू क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते जा रहे हैं तो वो वैल्यू उस टाइम पे 0 हो जाएगी एंड राइटर क्या है, हैव अ चांस टू एक्सेस द रिसोर्सेज। जैसे ही सारे रीडर्स वहां से बाहर आ जाएंगे तो रीडर्स के पास राइटर के पास चांस होगा वो अपने तरीके से रिसोर्सेज को फिर एक्सेस करने का। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, जब रीडर्स काम करेंगे उस टाइम राइटर्स काम नहीं करेंगे। जैसे ही रीडर्स सारी वैल्यू को एक्सेस करके क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएंगे, तुरंत राइटर्स भी उसी बिहाफ पे वैल्यू को एक्सेस करेंगे। ये बात सभी को समझ में आई? यस सर। इन तीनों टॉपिक में किसको डाउट है पहले ये बताओ, कोई ऐसा जो ना समझ में आया हो?
क्लास अगर माइक खराब है तो मुझे टेक्स्ट में कर दो यस और नो में। ओके, क्वेश्चन ही आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपको तीनों क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को पढ़ना है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है, यानी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, रीडर्स राइट हैंड प्रॉब्लम, ठीक है, और आपकी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और जिस भी जगह जहां पे भी आपको डाउट लगे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग उसकी बात करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, मैंने अटेंडेंस ले ली है, सो थैंक यू क्लास।